बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार +2 उच्च विद्यालय जरीडी में अरसा शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं आप लोगों को आर्थिक सुधार के बारे में बताऊँ। जैसा कि मैं पहले बता चुके हैं 1950 से 90 के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था। आज हम 90 की बात बताएंगे। तो सबसे पहले उसका थोड़ा शॉर्टकट में हम बता देते हैं कि मेरा जो देश है वो 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत आज़ाद हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण किया जाता था और उस शोषण से मुक्ति जब 15 अगस्त 1947 में मिला तो मेरे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं आप लोगों को कि 1951 में जब पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ और देश के विकास के लिए बहुत से प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जैसे कृषि पे फोकस किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे फोकस किया गया था। तो इस तरह से देश विकास की ओर अग्रसर था। लेकिन 1980 के बाद देश की स्थिति बहुत ही खराब होने लगी। 1980 के बाद देश की स्थिति क्या होने लगी? बहुत ही खराब होने लगी। जैसे सबसे पहले राजकोषीय घाटा जो उसमें वृद्धि होने लगी। क्या होने लगा? राजकोषीय घाटा में वृद्धि होने लगा। और राजकोषीय घाटा क्या है? तो जो सरकार का आय है, सरकार का आय यानी कि सरकार का जो इनकम है और सरकार का जो व्यय होता है, सरकार का आय जो है और सरकार का जो व्यय होता है, दोनों के बीच अगर अंतर जो होता है तो उसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा कब होता है? जब व्यय की तुलना में आय कम हो। जब व्यय की तुलना में आय कम हो तो उसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार के आय 75 रुपये है। कितना है? 75 रुपये। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। सरकार इतनी बड़ी देश की सरकार की आय 75 रुपये होगी क्या? लेकिन एक समझाने की दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि सरकार की आय 75 रुपये है और सरकार का व्यय 100 रुपया है। सरकार की आय 75 रुपया है जबकि व्यय 100 रुपया है, तो 25 रुपया उसको घाटा लगा ना। तो इस घाटा को ही हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है? राजकोषीय घाटा मीन्स सरकार की आय और सरकार की व्यय। तो सरकार की आय व्यय में जो अंतर होता है यानी आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, तो व्यय में से आय को घटाने के बाद जो बचता है वही राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है? यानी कि सरकार की कुल व्यय में से कुल आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। तो 1980 के बाद राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा बहुत अधिक से। जिसे हम दिखाया है कि 1980-81 में कुल जो राजकोषीय घाटा था वो जीडीपी का 5.4% था। कितना था? 5.4%। जबकि 1990-91 में जीडीपी का 8.4% हो गया। राजकोषीय घाटा में कितना वृद्धि हो रहा देख रहे हैं? 1981-82 में जीडीपी का 5.4% राजकोषीय घाटा था, जबकि 1990-91 में जीडीपी का 8.4% राजकोषीय घाटा। ठीक है? अब हम एक चीज नया वर्ड देख रहे हैं, जीडीपी। क्या देख रहे हैं? जीडीपी। तो जीडीपी क्या कहते हैं? किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, यानी कि एक ये भौगोलिक सीमा है, इसके अंदर किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर
एक वित्तीय वर्ष में कितने, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको हम लोग हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। तुम जीडीपी का क्या बोले कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च तक होता है। कितना होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित यानी जिसका उपभोग उपभोक्ता कर रहा है, अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि देश के अंदर अगर देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और जो दूसरे देश के वासी हैं वो भी अगर मेरे देश के अंदर उत्पादित कर रहे हैं तो उसको भी जोड़ा जाएगा, लेकिन जो मेरे देश के नागरिकों के द्वारा जो दूसरे देश में उत्पादन किया जा रहा है उसको जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है, देश के अंदर उत्पादित, चाहे वो देश का नागरिक कर रहा हो चाहे दूसरे देश का नागरिक कर रहा हो, लेकिन इसमें क्या नहीं जोड़ा जाएगा, जो दूसरे इंडिया के नागरिक यानी भारत का नागरिक जो दूसरे देश में किसी वस्तु का जो उत्पादन कर रहा है उसको जीडीपी में न जोड़ करके उसे जीएनपी में जोड़ा। ठीक है, तो जो सकल घरेलू उत्पाद 1981-82 में जो सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी का 5.4% राजकोषीय घाटा होता था। कितना होता था, 5.4%, जबकि 10 साल में 1990-91 में जीडीपी का 8.4% राजकोषीय घाटा हो गया। राजकोषीय घाटा मीन्स किसी भी देश के कुल व्यय और कुल आय में जो अंतर होता है उससे ही हम लोग राजकोषीय घाटा करते हैं। राजकोषीय घाटा में क्या होता है, कुल व्यय अधिक होता है, कुल आय कम होता है। तो भैया एक छोटी सी बात है कि अगर मेरा आय 75 रुपया है, व्यय 100 रुपया है, तो मुझे 25 रुपया कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी से कर्ज लेंगे, लोन। तो उसी तरह देश का भी होता है। तो देश की जब सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जब ऋण लेता है तो ऋण ऐसे तो नहीं मिलेगा, उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, जिसको हम लोग ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज। तो ब्याज अगर हम अधिक देंगे, जैसे जब ऋण हम राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो ऋण भी मेरा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो ऋण बढ़ रहा है। और जब ऋण हम अधिक लेंगे तो फिर क्या होगा, हमको ब्याज भी अधिक देना पड़ेगा। और जब हम अधिक ऋण लेंगे और ब्याज अधिक देना पड़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था क्या सुधरेगी या बिगड़ेगी? सुधरेगी तो नहीं। तो क्या हुआ कि 1980-81 में जो हम जितना कुल व्यय करते थे, कुल व्यय का 10% ब्याज में को भुगतान करना पड़ता था। कितना? 1980-81 में कुल व्यय हम जो करते थे वो सिर्फ ब्याज में मुझे कुल व्यय का 10% भुगतान करना पड़ता था, जबकि 1990-91 में ब्याज के रूप में जो हम भुगतान करते थे वो कुल व्यय का 36.4% होता था। यानी कि हम देख रहे हैं कि कुल व्यय का जो 10% था वो 1990-91 में 36.4% हो गया। इसका मतलब क्या है कि
मेरे देश की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो रही है और देश एक तरह से ऋण के जाल में फंसते जा रहा है। किसमें फंसते जा रहा है? ऋण के जाल में, क्योंकि इधर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उस इंटरेस्ट को देने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? फिर से लोन लेना पड़ेगा, यानी फिर से ऋण लेना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है कि भारत का जो गरीब किसान है वो ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता बढ़ता है, फिर ऋण में ही मर जाता है ना। तो एक ऋण जाल में फंसते जाते हैं। तो वही स्थिति भारत की हो गई थी 1990 का। उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। तो उस समय फर्स्ट क्या हो गया था? राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो गया। सेकेंड क्या था? प्रतिकूल भुगतान संतुलन, यानी कि प्रतिकूल भुगतान दो तरह से होता है, एक अनुकूल, दूसरा प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब हो गया विपरीत, अनुकूल मतलब हो गया पश्चिम। जैसे जो हम आयात करते हैं और निर्यात, आयात निर्यात क्या है उसको बता देते हैं। जब हम अपने देश से किसी भी वस्तु को दूसरे देश में ले जाके बेचते हैं, कहां बेचते हैं? दूसरे देश में ले जाके बेचते हैं, तो उसे हम निर्यात करते हैं। और जब किसी दूसरे देश से हम कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसे हम आयात करते हैं, ठीक है। जब हम अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में ले जाके बेचते हैं तो उसे हम निर्यात करते हैं। और जब हम अपनी जरूरत की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाते हैं तो उसे हम आयात करते हैं, ठीक है। तो जब निर्यात अधिक हो, किससे? आयात से। निर्यात मेरा अधिक हो रहा है, हम मंगा कम रहे हैं, तो हम अच्छी स्थिति में, यानी भुगतान संतुलन मेरा अनुकूल है। लेकिन जब हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात अधिक कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? भुगतान से प्रतिकूल। जैसे एग्जांपल स्वरूप आयात निर्यात। जब भी हम किसी देश के साथ व्यापार करेंगे तो तीन चीज हो सकता है, या तो आयात निर्यात बराबर हो सकता है, या फिर आयात अधिक हो सकता है, निर्यात कम हो सकता है, या फिर आयात कम हो सकता है, निर्यात अधिक हो सकता है, ठीक है। या तो आयात और निर्यात बराबर होगा, या तो फिर आयात अधिक होगा, निर्यात कम होगा, या तो फिर आयात कम होगा, निर्यात अधिक होगा। तो अच्छी स्थिति क्या है? जब निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, तो ये क्या होगा? अनुकूल होगा। लेकिन 1990 के आने के दरमियान में भुगतान से प्रतिकूल था, यानी कि आयात अधिक होता था, निर्यात कम होता था। तो निर्यात अगर अधिक होगा, निर्यात कम होगा और आयात अधिक होगा, तो फिर मेरे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो जाएगा और वो किसी भी देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या था? प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो गया था, यानी कि आयात बढ़ गया था, निर्यात कम हो गया। जैसे कि 1980-81 में प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो था 2214 करोड़ था। 1980-81 में प्रतिकूल भुगतान संतुलन 2214 करोड़ था, उससे बढ़ के 1990-91 में 17,367 करोड़ हो गया, यानी कि 2214 करोड़ से 17,367 करोड़ हो गया था, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो था और अधिक बढ़ रहा था ना। तो इसका मतलब क्या है कि आयात अधिक हो रहा था, निर्यात दिनों दिन कम होते जा रहा था, आयात अधिक हो रहा था। इसका मतलब है कि हम दूसरे देश पे डिपेंड हो रहे हैं।
ठीक है। तीसरा था खाड़ी संकट। खाड़ी संकट इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ है, तो वहां पे खाड़ी देशों में आपस में युद्ध होने लगा। तो युद्ध की स्थिति में जो मुझे पेट्रोल डीजल मिल रहा था वो अधिक दाम पे मिलने लगा। तो खाड़ी देशों में युद्ध के कारण भी मेरा देश की अर्थव्यवस्था खराब है, क्योंकि अगर अधिक दाम ले लेंगे तो मुझे अधिक पैसा देना पड़ेगा, और अधिक पैसा देना होगा तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, खराब होगी। इसके अलावा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति एक होता है और दूसरा होता है मुद्रा संकुचन। क्या क्या होता है? मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति क्या होता है उसको पहले बता देते हैं। मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति जब बाजार में मुद्रा अधिक मात्रा में आ जाए। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का फैलना ना, मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का फैलना। जब बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो तो क्या होगा? जब मुद्रा की मात्रा अधिक होगा तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा और वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, यानी कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और मुद्रा संकुचन में क्या होता है कि मुद्रा संकुचन यानी कि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। उस स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा की जब मात्रा कम हो जाएगी तो मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तु का मूल्य कम होगा। तो न तो मुद्रास्फीति अच्छी है, न ही मुद्रा संकुचन अच्छी है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? महंगाई, महंगाई में वृद्धि होता है ना। तो हमको हम मुद्रास्फीति में वृद्धि हुआ था 1990 के दरमियान, यानी कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रहा था, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रहा था। विदेशी विनिमय भंडारों में कमी। उस समय 1990 के दरमियान विदेशी विनिमय भंडार की कमी हो गया। तो भैया जब दूसरे देश से हम कुछ मंगाएंगे और मेरे पास विदेशी विनिमय भंडार का कमी है तो फिर हम क्या करेंगे? और मेरा स्थिति इतना खराब हो गया है, इतना लोन ले चुके हैं कि कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं। जैसे एक व्यक्ति हमी है, अगर हम ज्यादा लोन ले चुके हैं उसके बाद कोई लोन देना चाहेगा? नहीं चाहेगा। और चाहेगा भी तो किस स्थिति में चाहेगा? बोलेगा कि हाँ लोन देंगे, कोई जमीन बंधक रख दो, आपके घर में जो सोना जेवरात आपकी मैडम का है वो बंधक रख दो, यानी कि कुछ बंधक के रूप में रख देगा, गिरवी जिसको लोग करते हैं। तो देश के साथ कंडीशन वही थी। जब देश ऋण के जाल में फंस गया था तो कोई भी देश ऋण देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मजबूरन भारत सरकार के द्वारा भारत में जो सोना था, सोना चांदी को दूसरे देशों के पास गिरवी रखना पड़ा और गिरवी रख करके फिर लोन के रूप में मुद्रा प्राप्त किया। तो अगर हम जमीन बंधक रख करके, सोना चांदी बंधक रख करके लोन लेते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं। तो वही स्थिति भारत की उस समय थी कि उस समय इतनी स्थिति खराब हो गई थी, इतना वो ऋण के जाल में फंस चुका था कि भारत सोना को गिरवी रख करके दूसरे देशों से उसके अन्य विदेशी विनिमय भंडार में कमी हो गई। 1991 में इतने विदेशी विनिमय हो गया था कि अगर हम आयात का भुगतान करते तो 10 से 15 दिन में मेरा पैसा खत्म हो जाता। इतने विदेशी विनिमय मात्र मेरे पास। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों का असंतोषजनक निष्पादन। सार्वजनिक उद्योग जैसे हम जान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था 3 तरह का होता है। नंबर 1
पूंजीवादी, नंबर 2 समाजवादी, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि वहां पे निजी क्षेत्रों की प्राथमिकता होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रधानता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों क्षेत्रों की प्रधानता होती है। तो मेरा देश समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे थी? अमेरिका में। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में। तो सार्वजनिक उद्यम देश से स्वतंत्रता प्राप्त किया, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश में सार्वजनिक उद्यमों पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया और सार्वजनिक उद्यम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फले फूले, लेकिन कुछ समय के बाद सार्वजनिक उद्यम का जो विकास का दर था वो कम हो गया। उसका कारण क्या था कि सार्वजनिक उद्यम जो था उसमें प्रतियोगिता की भावना नहीं थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भ्रष्टाचार के चलते तो हम पहले आप लोग को बता चुके थे कि 1991 मतलब 1990-91 में जो देश की स्थिति थी बहुत ही खराब थी। देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब था। देश एक तरह से कह सकते हैं कि ऋण जाल में फंस चुका था, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई थी, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि हुआ था, मुद्रास्फीति बढ़ा था, विदेशी विनिमय कोष की कमी हो गई थी ना, और सार्वजनिक क्षेत्रों में जो उद्यम थे वो भी घाटे में जा रहे थे। तो जिसके चलते देश की स्थिति बहुत जब बुरा हो गया तो 1991 के पहले जो सरकार थी वो सरकार भी गिर गया, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता भी कायम हो गई। तो उसके बाद 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री का प्रभार लिया और प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन बने? श्री वीपी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री का प्रभार डॉक्टर मनमोहन सिंह। और राव जो है वीपी राव, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री जो थे उनको एक तरह से खुला छूट दे दी कि आपको जो लगे वो कीजिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को सुधारिए। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में एक नया क्रांति, देश की अर्थव्यवस्था में एक सुधार में एक नया सूर्योदय जिसको हम कह सकते हैं वो 1991 में हुआ। ठीक है, उस समय ये पूछता है कि 1991 की नई आर्थिक नीति जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? वीपी नरसिम्हा राव। ये भी पूछता है कि जिस समय नई आर्थिक नीति लागू हुई थी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री थे। और जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार और बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 1991 के पूर्व जो मेरा देश का अर्थव्यवस्था था वो LQP मॉडल पे चल रहा है। किस मॉडल पे चल रहा था? LQP यानी कि लाइसेंस, कोटा, परमिट। लाइसेंस, कोटा और परमिट।
यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। कोटा, कोटा मतलब सीमित, लिमिटेशन, और परमिट भी वही चीज होता है। तो कहना था कि लाइसेंस, कोटा और परमिट प्रणाली लागू हुई 1990 के पूर्व। लेकिन मनमोहन सिंह ने इसको चेंज कर दिया और उन्होंने एक नई नीति लागू की, उसका नाम था एलपीजी। एलपीजी नीति को अपनाया। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। एलपीजी क्या था? एल लिबरलाइजेशन यानी उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ठीक है, यानी उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय उन्होंने ये जो नीति अपनाया, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने में सरकार की मजबूरी थी। उसके अलावा सरकार के पास किसी भी तरह का विकल्प नहीं था। ठीक है, तो सरकार के पास विकल्प की कमी थी। अब तीनों में हम एक करके चलते हैं। फर्स्ट, उदारीकरण। उदारीकरण क्या चीज होता है? जैसे वो नहीं करते कि वो बहुत उदार दिल का ना, नहीं, वो कठोर दिल का। कठोर मतलब क्या होता है? टाइट, सख्त, मतलब एकदम नियम, कानून, रूल रेगुलेशन ना। और एक होता है उदार। उदार मतलब एकदम नियम सरल है। तो कहने का मतलब कि उदारीकरण में था कि जो भी नियम पहले सख्त नियम बने थे, कठोर नियम बने थे, उस नियम को सरल बनाया गया ताकि कोई भी दूसरे देश का कंपनी आकर के भारत में उद्योग लगा सकता है, उद्योग में शेयर दे सकता है। भारत का ही उद्योग है तो वो अपनी क्षमता को विकास कर सकता है। यानी कि एक तरह से उदार नीति अपनाया गया, यानी कि नियम कानून को पहले की तुलना में सरल किया गया। ठीक है, पहले की तुलना में नियम कानून को सरल किया गया, यानी कि पहले जो सख्त नियम थे उसको सरल किया गया। निजीकरण, निजीकरण मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। यानी कि पहले हम देख रहे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर विशेष फोकस किया जा रहा था, लेकिन 1991 की नीति के बाद प्राइवेट यानी निजीकरण को भी प्राथमिकता दिया जाने लगा। और तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि अन्य देशों के साथ संपर्क, अधिक संपर्क, यानी हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण जिसको हम करते हैं, या फिर इंग्लिश में लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं। तो एक करके हम आते हैं उदारीकरण पे। सबसे पहले लाइसेंस का उन्मूलन किया गया। जो लाइसेंसिंग प्रणाली था कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको खत्म किया गया और मात्र 6 उद्योग जो आवश्यक उद्योग थे उसे छोड़ करके बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया गया। और वो जो 6 उद्योग थे उसमें शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन और दवाएं, ये 6 उद्योगों को छोड़ करके बाकी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति दिया गया। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, आप समझ, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटा दिया गया, यानी कि कुछ जो छोटे उद्योग थे, कुछ क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित, क्या था, छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित था, वहां
उस क्षेत्र में बड़े उद्योग नहीं जा सकते। एक तरह से वो छोटे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा किया गया था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया। यानी कि अब किसी भी उद्योग में कोई भी, किसी भी क्षेत्र में कोई भी उद्योग जा सकता है। उत्पादन क्षमता का विस्तार, यानी पहले क्या था, उत्पादन, कौन उद्योग कितना उत्पादन करेगा वो भी सरकार तय करती थी, कितना में बेचेगा ये भी सरकार ही तय करती थी। जैसे पहले सीमेंट का जो होता था, तो कहने का कि कितना उत्पादन करना है, किस रेट में उत्पादन करना है, ये सब सरकार तय करती थी उसके पहले। लेकिन उदारीकरण में ये सब खुला छोड़ दिया कि आप कितना मात्रा में उत्पादन करते हैं वो आप पे निर्भर करता है, किस रेट में निर्भर उत्पादन मतलब बेचते हैं वो आप पे निर्भर करता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार उद्योगों को छूट देना स्टार्ट किया। उसके बाद पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता, यानी कि जो पूंजीगत वस्तु जो था, यानी कि टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तो वो दूसरे देश से आयात करने की आजादी दी। ठीक है, तो इसमें उदारीकरण में क्या क्या बनाया गया, फर्स्ट 6 उद्योगों को छोड़ करके, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे वो 6 उद्योगों को छोड़ करके बाकी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति दिलाया गया। उत्पादन क्षेत्र में जो आरक्षण था, उत्पादन क्षेत्र में जो आरक्षण था, यानी जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र था उसको हटा दिया गया, यानी कि उस क्षेत्रों में भी बड़े उद्योग प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद उत्पादन क्षमता का विस्तार, यानी कि उद्योग पे छोड़ दिया कि आप उत्पादन कितना करते हैं, कब करते हैं, कितना में बेचते हैं, ये सब उद्योगों पे छोड़ दिया गया। और नेक्स्ट क्या था, पूंजीगत वस्तुओं के आयात करने के लिए भी छूट दे दिया गया, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का भी वो यूज कर सकता है। इसके अलावा जो पहले टैक्स था, तो जब विदेशी व्यापार जब होता है, जो दूसरे देश के लोग आते हैं, तो भारत में क्या करते हैं, पूंजी लगाता है वो तो 2 तरह से लगाते हैं। एक हो गया FDI और एक हो गया FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी संस्थागत निवेश। दोनों में अंतर क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर के किसी भी उद्योग का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है और उद्योग, यानी कि FDI में क्या होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी मेरे देश में आकर के उद्योग खोलता है और उत्पादन शुरू करता है। और दूसरा होता है FII, इसमें क्या होता है कि कोई भी उद्योग, विदेशी कंपनी जो होता है वो मेरे देश में उद्योग नहीं खोलता है, बल्कि उसका शेयर खरीद लेता है। क्या खरीदता है, शेयर। आप कहोगे शेयर क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी कितनी का है, मान लीजिए कि कंपनी का कुल पूंजी 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया, तो उसका 50% शेयर, यानी कि 50 रुपया का शेयर वो बाजार में बेच देता है। तो जो शेयर खरीदता है उस कंपनी का जितना का शेयर खरीदेगा, जितना परसेंट शेयर कर देगा, उतना परसेंट वो कंपनी का मालिक हो जाएगा, यानी कि स्वामी हो जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर के द्वारा पूंजी निवेश क्या करते हैं उसको हम लोग कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेश, यानी शेयर के द्वारा जो पूंजी को निवेश किया जाता है उसको हम लोग विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं। और जो डायरेक्ट निवेश करता है उसको हम लोग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करते हैं। ठीक है,
निजीकरण। तो निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। यानी क्या है कि सरकार ने देखा कि अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देते हैं तो उसमें प्रतियोगिता की भावना नहीं बढ़ती है, लेकिन जब हम निजीकरण को बढ़ावा देते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। क्योंकि निजीकरण में होता है क्या, स्वहित को प्राथमिकता दिया जाता है। यानी निजीकरण क्या है कि जो भी उद्योग धंधे मालिक होते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। निजीकरण में क्या होता है कि हर किसी का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि वहां पे समाज कल्याण को प्राथमिकता दिया जाता है। किसको प्राथमिकता दिया जाता है, समाज के कल्याण। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण होता है, जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अपना कल्याण होता है। तो निजी उद्देश्य, जो निजी व्यक्ति होते हैं, निजी उद्योग होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से उत्पादन करें ताकि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन, कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन। तो इसके लिए वो क्या करता है कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, अच्छे वर्करों को रखता है, कुशल वर्करों को रखता है, और जो हमेशा उसे प्रशिक्षण दे करके उसे और अधिक कुशल बना करके अपने उद्योगों में को और विकास करने का कार्य करता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, जबकि निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण होता है, जबकि निजी क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य अपना कल्याण होता है। इसलिए निजीकरण होने से क्या हो गया कि लोगों में कंपटीशन की भावना बढ़ी कि हम अधिक से अधिक माल कैसे बेचें, अधिक से अधिक माल कैसे बेचें, अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। तो मुनाफा अधिक कब कमाएगा, जब अधिक माल बेचेगा। अधिक माल कब बेचेगा, जब माल का कीमत कम रखेगा। तो माल का कीमत कब रखेगा, माल का कीमत कब रखेगा, जब उसका लागत कम। तो लागत कम करने के लिए वो हमेशा प्रयास करता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में ये सब प्रयास नहीं होता है। और निजीकरण क्षेत्रों में होता है तो इससे क्या होता है कि लोगों में कंपटीशन की भावना होने के चलते क्या होता है, प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता के चलते अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था विकास होती है। तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण ना। तो वैश्वीकरण में क्या होता है कि विश्व के देश एक तरह से कहते हैं निकट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, जब एक कंपनी दो या दो से अधिक राष्ट्रों में अपना ब्रांच खोलता हो और वो किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन करता है वो देखता है कि जहां पे जो चीज की सुविधा है वहां पे उस चीज को बनाता है, और हर कंपनी हर एक देशों में या लगभग देशों में ब्रांच खोलता है और अधिक से अधिक माल बेचना चाहता है। तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति से उपभोक्ता को बहुत फायदा होता है। उपभोक्ता को क्या होता है, बहुत ही अधिक फायदा होता है। एग्जाम्पल स्वरूप कि पहले एक फोन आता था, नोकिया का 1600 मॉडल, ठीक है। एक पहले फोन आता था आज से 5-7 साल पहले, नोकिया 1600 मॉडल। उस मॉडल का कीमत 3900 रुपया था। कितना था, 3900 रुपया। और उस फोन में न ही तो ऑडियो था, न वीडियो था, न कैमरा था,
कुछ भी नहीं था, ना ऑडियो ना वीडियो ना कैमरा। लोग लेना पड़ता था क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था, उपभोक्ता के पास विकल्प नहीं था। लेकिन प्रतियोगिता के चलते, प्रतियोगिता के कारण इतने कंपटीशन हो गए कि ये मोबाइल जो पहले 3900 में मिल रहा था, वो मोबाइल आज के डेट में 700 से 800 के बीच में मिल रहा है। जो पहले 40,000 45,000 में जो सेट मिल रहा था, वो धीरे धीरे कंपटीशन के चलते आज हम लोग देखते हैं 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में अच्छे अच्छे फोन आते हैं, जिसमें 4 GB रैम, 32 GB रोम और एकदम कैमरा फर्स्ट क्लास ना। तो ये सब कब संभव हुआ? वैश्वीकरण के चलते ही संभव हुआ। आज वैश्वीकरण के कारण ये भी होता है कि जो हम विदेशी वस्तुओं से रूबरू हो पाते हैं, विदेशी वस्तुओं से रूबरू हो पाते हैं। आज मेरे पास बहुत सा ऑप्शन, जैसे नोकिया, नोकिया नहीं है तो सैमसंग, सैमसंग नहीं है तो ओप्पो, ओप्पो नहीं है तो वीवो, वीवो नहीं है तो मोटोरोला, लिनेवो, मतलब ऑप्शन अधिक है। और हर कंपनी चाहता है कि हम इतना अच्छा से अच्छा सेट दें जिसमें फंक्शन ज्यादा हो, पैसा कम हो। और इसके चलते किसको फायदा हो रहा है? उपभोक्ता को। उपभोक्ता को जो रेट अधिक में मिल रहा था पहले, कंपटीशन के चलते, प्रतियोगिता के चलते, अब वही सामान, वही फंक्शन अब कम रेट में मिल रहा है। हम देखते हैं, एक मोबाइल का एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीज खास करके, जो कि कंपटीशन के चलते हमको अच्छा से अच्छा फंक्शन वाला मोबाइल बहुत कम से कम कीमतों में मिल रहा है। तो ये वैश्वीकरण के चलते संभव है। जैसे पहले जो हम लोग कार यूज करते थे, एक एम्बेसडर कार होती थी। क्या होती थी? एम्बेसडर कार। उसके बाद लोगों के पास पैसा रहने के बाद भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता था, इसलिए वो एम्बेसडर कार ही खरीदते थे। लेकिन आज कार की दुनिया में हम चलते हैं तो एम्बेसडर कार, स्विफ्ट, वर्ना, स्कॉर्पियो, बोलेरो, टाटा, देखिए इतनी गाड़ियां हैं, महिंद्रा, इतनी गाड़ियां हैं जो कि हम लोग के पास ऑप्शन की भरमार। क्या है? ऑप्शन के भरमार। ये कब संभव हुआ? वैश्वीकरण। क्या जो एम्बेसडर कार में सुविधा मिल रही थी, उससे भी अब अच्छी अच्छी सुविधा मिलती है, सिर्फ पैसे खर्चे करने की सोच। अगर हम पैसा खर्चा करना चाहेंगे तो मेरे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो ये सारा चीज जो है वो वैश्वीकरण के चलते संभव। उसके बाद मनमोहन सिंह ने उस समय एक और पॉलिसी को अपनाया, मुद्रा का अवमूल्यन। क्या किया? मुद्रा का अवमूल्यन किया। मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी। सरकार ने जानबूझ के किया। उससे क्या फायदा होता है? मान लीजिए $1 का कीमत 60 रुपया के बराबर। $1 जो है उसका कीमत 60 रुपया। अगर हम मुद्रा का मूल्य कम कर दें, अवमूल्यन कर दें, तो $1 का मान लीजिए 70 रुपया कर देंगे, तो इससे क्या फायदा होगा? मुद्रा का अवमूल्यन करने से, मुद्रा का अवमूल्यन करने से सबसे बड़ा अगर फायदा होगा तो ये होगा कि विदेशी वस्तु महंगा हो जाए। जैसे जो पहले हम 60 रुपए में खरीद पाते थे, अब हम 70 रुपए में खरीदेंगे। जो पहले हम 60 रुपए में खरीद पाते थे, अब 70 रुपए में खरीदेंगे। तो महंगा हुआ।
क्योंकि $1 का वैल्यू जो 60 रुपए था वो 70 रुपए के बराबर है। तो जो हम 60 रुपए में सामान खरीदते थे अब 70 रुपए में सामान खरीदेंगे, यानी कि वो महंगा हो गया। तो महंगा होने से क्या होगा, आयात में कमी होगी। ठीक है, आयात में कमी। और जो पहले विदेशी लोग $1 का 60 रुपए का सामान खरीदता था, अब वो 70 रुपए का सामान खरीद पाएगा, यानी कि उन लोगों के लिए बाकी सामान सस्ता हो जाएगा। तो सस्ता होगा तो क्या होगा, अधिक खरीदेगा। तो मेरा विदेश का सामान हम कम कर देंगे, यानी कि आयात कम होगा, और भारत का सामान विदेशी लोग अधिक कर देंगे, क्योंकि भारत का सामान विदेशियों के लिए सस्ता हो गया है। इसका मतलब निर्यात अधिक होगा, आयात कम होगा, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन में कमी होगी। ठीक है, तो इस तरह से नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, वो बहुत ही अच्छा रहा। अब हम देखेंगे कि जो एलपीजी, जिसको हम लोग एलपीजी, ये कितना सफल रहा और कितना असफल, यानी कि इससे हमें क्या क्या लाभ हुए और क्या क्या हानि हुई। तो हर चीज का मेरिट के साथ साथ डिमेरिट भी होता है, और डिमेरिट के साथ साथ मेरिट भी होता है। कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि एलपीजी से क्या क्या फायदा है। नंबर 1, एक कंपायमान अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से विकास हो। अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तीव्र गति से विकास हो। इसलिए कोई भी अर्थशास्त्र पढ़ने वाला छात्र मनमोहन सिंह को कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। और 1991 की जो एलपीजी नीति थी, हीट नहीं बल्कि हम कह सकते हैं सुपर हीट हो गया था। ठीक है, हीट नहीं बल्कि सुपर हीट हो गया था। तो फर्स्ट क्या था कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि। नंबर 2, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ, यानी कि एलपीजी के चलते ही भारत का जो आईटी सेक्टर था वो ज्यादा डेवलप, उद्योगों में विकास हुआ और उद्योग खुल करके कार्य करने लगे। जैसे कुछ सार्वजनिक उद्योग जो पहले थे, तो सार्वजनिक उद्योगों के शेयर बेच दिया गया, उससे भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो जाती थी। और जैसे मान लीजिए एक उद्योग है, उसका 50% शेयर निजी कंपनियों को बेच दिया, यानी कि उसका मालिकाना हक 50% निजी कंपनियों को दे दिया। शेयर मतलब होता है हिस्सा। जैसे कहने का मतलब कि इस बिल्डिंग को बनाने में अगर 10 लाख लगा हुआ है, अगर 5 लाख हम दे दिए तो आधा बिल्डिंग का मालिक ना। उसी तरह उद्योग धंधों में जो 50% 100% तक शेयर बेच दिया, और जो शेयर खरीदता था उसका वो मालिक होता था। तो इससे क्या होता था, अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता था और उद्योगों का भी विकास। नंबर 3, जैसे अभी आप लोगों को बताया अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन करने से किस तरह से राजकोषीय घाटे में कमी हुआ, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होता है और आयात में कमी होती है। तो निर्यात में वृद्धि होने से और आयात में कमी होने से राजकोषीय घाटा में कमी। उसके बाद नंबर 4, मुद्रास्फीति पर हो। जैसे भी हम आप लोगों को बताए
कि मोबाइल का दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन घट रहा है। क्यों? प्रतियोगिता की वजह। और ये प्रतियोगिता कब हुआ? जब एलपीजी की नीति को अपनाया गया। तो इस प्रतियोगिता के चलते क्या हुआ कि मूल्यों में वृद्धि बहुत कम हुआ या नहीं हुआ, और बहुत ऐसे क्षेत्रों में तो मूल्यों में कमी हुआ। जैसे आप एग्जाम्पल स्वरूप बताया आप लोगों को कि मोबाइल के दाम में जो पहले 3900 में मिल रहा था, आज अगर हम 3900 क्या 3000 में लगा देंगे तो उससे ज्यादा फंक्शन मिलेगा। आज अगर हम 1500 या 1200 का मोबाइल लेते हैं तो उसमें कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ना, गेम सब कुछ रहता है। 1200 या 1500 का मोबाइल में, और उस समय 1600 का मोबाइल में कुछ नहीं रहता था, ना ऑडियो ना वीडियो ना कैमरा। लेकिन आज अगर हम 1200 का मोबाइल लेते हैं तो उसमें चिप घुसाने का जगह दे देता है, और जब हम चिप घुसाते हैं तो उसमें 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB का चिप घुसाने का जगह देता है। और जब चिप घुसाते हैं तो समझ सकते हो कि उस चिप में कितने गाना रहता है। तो गाना को हम आराम से सुन सकते हैं, वीडियो को हम देख सकते हैं, कैमरा से किसी भी चीज का दृश्य को कैमरे में कैच कर सकते हैं। ये 1500 में मिलता है, और उस समय 3900 में सिर्फ फोन बात करने के लिए मिलता है ना, नेट का तो बात ही छोड़। और आज हमको पहले उसमें 2G मिलता था, आज कंपटीशन में 4G मिलने लगा, नेट की हाई स्पीड ना। तो ये सब प्रतियोगिता के कारण संभव हो पाया। नंबर 5, उपभोक्ता की प्रमुखता। यानी कि अब क्या है कि कोई भी कंपनी अधिक से अधिक अपना माल बेचना चाहता है, तो अधिक से अधिक उसका माल कब बिकेगा? जब उसका माल उपभोक्ता की इच्छा अनुसार, उपभोक्ता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए वो जब माल का निर्माण करे। तो इसलिए हर कंपनी उपभोक्ताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने माल का उत्पादन करता है, जिससे उसका माल अधिक। जैसे कि एग्जाम्पल शुरू बताए कि उस समय लोगों के पास पैसा रहने के बाद भी कोई मार्केट कार खरीदना पड़ता था, लेकिन आज अगर लोगों के पास पैसा है तो वो स्विफ्ट खरीद सकता है, वर्ना खरीद सकता है, अल्टो खरीद सकता है, शेवरलेट खरीद सकता है, स्कॉर्पियो खरीद सकता है, बोलेरो खरीद सकता है। बहुत से ऑप्शन, मतलब ऑप्शन की कमी नहीं, ऑप्शन की भरमार है। ठीक है, आज हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी क्या करता है, देखता है कि हर उपभोक्ता की इच्छा क्या है कि भैया रैम अधिक हो, रोम अधिक हो, ताकि मोबाइल चलाने में, नेट चलाने में दिक्कत न हो, मोबाइल फास्ट चले। उसके बाद क्या है, बैटरी बैकअप अधिक दे ना, उसका जो स्क्रीन हो वो बड़ा हो, एकदम कैमरा फर्स्ट क्लास हो, सेल्फी जब ले तो बहुत बढ़िया हो ना। तो ये सब का ख्याल रख करके, उपभोक्ता के इच्छा का ख्याल रख करके वो वस्तुओं का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुआ है। विदेशी विनिमय कोष जो कि 90 में बहुत ही कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि 10 दिन के आयात में खत्म हो जाता, उसमें वृद्धि हुआ। इसके बाद निजी विदेशी निवेश का प्रवाह हुआ, और एक अधिकार से प्रतियोगिता बाजार की ओर इसका विस्तार। ठीक है, तो ये इसका लाभ है, लेकिन कुछ ना कुछ हानि भी होता है। जैसे हम आप लोगों को बताएं कि मेरिट में ही डिमेरिट छिपा होता है। क्या होता है, मेरिट में डिमेरिट छिपा होता है, तो इसके भी कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां क्या हुआ, नंबर 1, कृषि की अवहेलना हुई। कृषि में वो सुधार नहीं हो पाया जो अन्य क्षेत्रों में हो पाया। हम एक तरफ कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान जो धंधों पे चला गया, तो कृषि का अवहेलना हो गया, और कृषि का जो विकास दर था वो बहुत ही कम हो गया। तो फर्स्ट क्या नुकसान हुआ, कृषि का अवहेलना किया गया। नंबर 2, जितने भी विदेशी कंपनी आए, यानी कि जो भी निजी कंपनी थे, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, अधिक लाभ कमाना। तो अधिक लाभ कहाँ कमाया जाएगा, जैसे स्कूल ही खोलना होगा प्राइवेट, तो कोई भी व्यक्ति
गांव देहात में खोलेगा स्कूल या शहर में खोलेगा, क्योंकि शहर में उसे अधिक बच्चे मिलेंगे, बच्चे की फीस देने वाले मिलेंगे ना, अस्पताल हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एलपी की नीति से शहर का विकास हो गया और गांव का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार का उद्देश्य समाज कल्याण, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का उद्देश्य सब कल्याण, अपना कल्याण करना, अपना लाभ को अधिकतम करना, जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण होता है। नंबर 3 आर्थिक उपनिवेशवाद, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम एलपीजी नीति के कारण दूसरे देश पे अधिक निर्भर रहने लगे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक ह्रास हो गया, यानी कि कल्चर, विदेशी कल्चर हावी होने लगा और इंडिया का कल्चर जो है उसका ह्रास होने लगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।